फतेह करने के बाद वो शाम को जीत का जश्न मनाने के लिए अपने घोड़े पर काफिले के साथ निकला। तो उसने देखा कि शहर जश्न में शामिल है, लेकिन एक किनारे चौराहे पर एक शख्स है, बेसुध बेखबर सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस शख्स के पास जाकर के उसे लात मार करके कहा, क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है मेरी जीत का और तू बेखबर सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है? 23 अप्रैल को जब ईवीएम की कतारों में खड़े होना मुरादाबाद वालों, तो ये मत भूलना कि एक शख्स, पगलाए हुए शख्स की सनक ने तुम्हें एटीएम की कतारों में लगने का तोहफा दिया था। 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया था इस मुल्क को एक पगलाए हुए तानाशाह की सनक ने, जो अपने आप को फकीर कहता है, चौकीदार कहता है, जो अपने आप को फकीर कहता है और आजकल तो चौकीदार कहने लगा है। खुद को सच्चाई का ठेकेदार लिखने लग गए, खुद को सच्चाई का ठेकेदार लिखने लग गए, बौखलाहट यूं सरे बाजार लिखने लग गए। एक नारे से हुकूमत इस कदर घबरा गई, चोर सारे खुद को चौकीदार लिखने, चोर सारे खुद को चौकीदार लिखने लग गए। मैं ऐलान पिछले 4 साल 4.5 साल से उनसे कहता रहा हूं, जो मुरादाबाद में पिछली बार लोकसभा के चुनाव में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। यही बोले थे वो, और आज मैं यही ये शेर पढ़ रहा हूं कि ये धुएं की लकीर मत बेचो यार, लफ्ज़े फकीर मत बेचो, मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो। पिछले 4.5 साल में मुझे समझाया गया कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बोलना बंद कर दो, वरना मार दिए जाओगे, कैद कर दिए जाओगे सलाखों के पीछे। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे, जो आप अपनी नमाजों में मेरे लिए करते रहे हैं, मैं ये शेर पढ़ता रहा हूं कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मुरादाबाद वालों, आज की ये जो लड़ाई है वो न तो नाली की लड़ाई है, न सड़क की लड़ाई है, न बिजली की, न पानी की। ये लड़ाई हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे और आपके आने वाली नस्लों के वजूद की लड़ाई है। शायद इसलिए मेरे जैसा एक शायर, हसास दिल शायर, कूद पड़ा है जिगर के शहर में, अपना जिगर खोल करके, अपना जिगर। गढ़ी तो वो प्रतापगढ़ है, वो जब प्रतापगढ़ में अपने घर में रहता है और इजराइल फलस्तीन पर हमला करता है तो इमरान नज्म पढ़ता है रो रो करके कि मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन। आंसुओं को अपने दामन में जज्ब करता है। वो इमरान परदेसी कैसे हो सकता है जो अपने घर से 750 किलोमीटर दूर, अपने घर से 750 किलोमीटर दूर रोजे की हालत में पहलू खान की दोनों आंखों की 85 साल की नाबीना मां के आंसुओं को अपने दामन में जज्ब करने के लिए जाता है। वो इमरान परदेसी कैसे हो सकता है जो अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर आसनसोल में दंगे में मारे गए इमाम साहब के बेटे की ताज़ियत के लिए रोजे की हालत में उन तक जाता है। वो इमरान परदेसी कैसे हो सकता है? और फिर अगर इमरान परदेसी है, इमरान बाहरी है, तो इटावा से जाकर के आजमगढ़ में चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव जी क्या हैं? बहुत खूब। अहमदाबाद से गुजरात, अगर वो दोनों लोग बाहरी
नहीं है तो इमरान सिर्फ इसलिए बाहरी है क्योंकि वो एक गरीब का बेटा है, उसके पास कोई सियासी विरासत नहीं है। ये हमको आपको बाहरी और पराये मुल्कों का बताने वाली सोच तो आरएसएस की सोच है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये समाजवादी विचारधारा पे चल रहे हैं या आरएसएस की सोच के साथ चल रहे हैं, जो हमको आपको हर दिन बाहरी बताते रहते हैं। नहीं, मैं इस शहर में हिजरत करके आया हूं। हिजरत हमारी बुनियाद में शामिल है। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। वो कह रहे हैं बाहर से आया है, बाहर से आया है। आज अपना कलेजा खोलकर, अपना जिगर खोल के जिगर के शहर में कहता हूं कि जिगर मुरादाबादी जैसे अजीम शायर के शहर में उनके कुनबे का एक छोटा बेटा आया है। जिगर साहब पैदा मुरादाबाद में हुए। पैदा होना अपनी ख्वाहिश में नहीं होता, चॉइस में नहीं होता। जिगर साहब पैदा मुरादाबाद में हुए, इमरान पैदा प्रतापगढ़ में हुआ, लेकिन जिगर साहब दफन है गोंडा और बलरामपुर में। आज मैं ख्वाहिश जाहिर करता हूं कि या खुदा ये शहर मुझे इस तरह अपना ले कि आने वाले दिनों में जब मैं अपनी आखिरी सांस लूं तो दफन मुरादाबाद में हो। इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकता। पुराने तजुर्बे आपके बहुत अच्छे नहीं रहे। कोई नारा नहीं लगाइए, मुझे गुफ्तगू करने दीजिए। कोई नारा नहीं। मैं नेता बन के नहीं आया हूं। ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि मैं नेता बन के नहीं आया हूं, मैं बेटा बन के आया हूं। मुझे कबूल कर लीजिए। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि जब मेरे हाथों में कभी कोई ताकत नहीं थी, तब भी ये पंजा उस जालिम तानाशाह के पंजे से लड़ता रहा है। जिस दिन आपने इसे ताकत दे दी, उसके बाद कौन नरेंद्र मोदी, कौन आदित्यनाथ, योगी, इमरान को कोई नहीं रोक सकेगा। गुजारिश करता हूं आपसे कि एक बार यकीन करें, कबूल करें, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है मेरे भाई। मैंने कहा ना, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई लखनऊ की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दिल्ली की लड़ाई है। ये लड़ाई वो लड़ाई है कि जो हमें बाहरी बता रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि नहीं आपके वोटों के असल हकदार वो हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब बिजली के नाम पे छापे पड़ रहे थे और आपका हार्ट फेल हो रहा था तो वो कहां थे? मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपके खाने को लेकर के गोश्त की तलाशियां चल रही थी, आपकी दुकानों पे ताले लग रहे थे, तो वो लोग कहां थे? मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोग तो सदमे में मर गए, शहर के मासूम भोले निर्दोष लोग। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मेरे हाथों में ताकत दीजिए, इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह सवाल उठाऊंगा कि बिजली विभाग का कोई इंसान कैसे छापा मार करके अगर किसी के सदमे से मौत का जिम्मेदार बनता है तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए। और अगर कोई ऐसा इंसान मरता है तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए। सबसे पहले उसकी आवाज बन के मैं बोलूंगा। कौन होते हैं वो लोग कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? कौन होते हैं वो लोग ये कहने वाले कि ईद मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहब को है तकलीफ ईद से, इबलीस कभी ईद मनाते भी नहीं। मैंने बोला है आपकी आवाज बन के, इसके आज मैं खड़ा हूं आपके बीच में। उस्ताद यहां खड़े हैं, रिजवान साहब, असद मौलाई साहब, पूरा ये शहर। मैं पिछले 7-8 दिन से इस शहर की गलियों की खाक छान रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आबाओ अजदाद तक पहुंच चुका हूं। मैं उन तक पहुंच चुका हूं जहां से मेरी निस्बत जुड़ी हुई है। मैं सूफी अंबा प्रसाद के शहर में खड़ा हूं। मैं खड़ा होकर के बस एक बात कहता हूं कि मैंने पिछले 8-9 साल में सिर्फ और सिर्फ सच की हिमायत की है, सिर्फ और सिर्फ सच बोला है। ये परवाह नहीं की। कभी कभी जब मैं घर लौट के 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने बाद जाता हूं तो मेरी अम्मी मेरे बालों में तेल लगाते हुए मुझसे कहती हैं, कौन सा पागलपन का रोग अपना लिया है तुमने? शहर दर शहर घूमते रहते हो, घर का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। तब मैं अम्मी से कहता हूं कि अम्मी आपके 4 बेटे हैं, एक बेटे को समाज और कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर दीजिए। ये शायद इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। नहीं डर लगता, पहले लगता था, अब नहीं लगता। जब मैं जानता हूं कि मेरे लिए हजारों लाखों हाथ रोज नमाजों में दुआओं के लिए उठते हैं तो मुझे अब डर नहीं लगता है।
क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, मां ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। नहीं डर लगता, बोलता रहा हूं मैं बिना ताकत के, बिना किसी कलम के, बिना किसी दस्तखत मुहर के। आज आपसे दामन फैला के वही कलम, वही दस्तखत, वही सर्टिफिकेट मांगने आया हूं कि वो दे दीजिए। आपने वो दे दिया तो मेरे इस बहते हुए पसीने की कसम है मुझे, मेरी आंखों में उमड़ आते हुए आंसुओं की कसम है मुझे कि जब पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलूंगा तो मुरादाबाद के एक एक शख्स को फख्र होगा कि उसने एक ऐसे बेटे को चुना है जो डरता नहीं है, जो झुकता नहीं है, जो रुकता नहीं है। आने वाले हिंदुस्तान की लड़ाई बड़ी मुश्किल है। आपके अपने बीच के हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों, मैं मानता हूं, मैं कद्र करता हूं, मेरे वालिद की तरह हैं, लेकिन मेरा टिकट पहले अनाउंस हुआ, मेरा टिकट पहले अनाउंस हुआ। मैं तो तसव्वुर कर रहा था, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मेरे वालिद की तरह हैं, वो कहेंगे कि एक मजबूत आवाज हमारे बीच में आई है, हम इसे सपोर्ट करते हैं और अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। लेकिन नहीं साहब, कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि आपकी बोलने वाली आवाजें पार्लियामेंट तक पहुंच सके। फिर वो उसके लिए बंटवारा करना शुरू करती हैं कि जितने भी वोट बढ़ सके और बीजेपी को फायदा पहुंच सके। मेरे भाइयों, एक तरफ खड़े हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, एकजुट हो जाइए। आप अगर एकजुट हो गए तो इस लड़ाई को हमारे आपके अलावा कोई नहीं जीत सकता। एक नज़्म सुनाता हूं आपको, 23 अप्रैल तक मेरे साथ खड़े रहिए। मैं बेसरो सामान आपके शहर में आया हूं, मेरा दामन मेरे आंसुओं से तर है। मैं चाहता हूं इसमें आपकी दुआएं भर जाए, झोली भर जाए और मैं शहर का होके रह जाऊं। ये मेरी ख्वाहिश है कि सब कहते हैं मैं लफ्जों के जादू लेकर निकला हूं, अंधियारों से लड़ने वाले जुगनू लेकर निकला हूं। सब कहते हैं मैं लफ्जों के जादू लेकर निकला हूं, अंधियारों से लड़ने वाले जुगनू लेकर निकला हूं। इंकलाब के लिए उठे वो बाजू लेकर निकला हूं। मैं अपनी नन्ही पलकों पर आंसू लेकर निकला हूं, मैं अपनी नन्ही पलकों पर आंसू लेकर निकला हूं। जो कहते हैं मैं नफरत का नगमा पढ़ने वाला हूं, उन्हें बता दो मैं रसूल का कलमा पढ़ने वाला हूं, उन्हें बता दो मैं रसूल का कलमा पढ़ने वाला हूं। एक नज़्म सुनिएगा कि अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में। सुनिएगा एक ताजा सी नज़्म, और पिछले महीने भर के पस मंजर में, पिछले महीने भर माजी में पलट जाइएगा और फिर मेरे कलेजे और मेरे जिगर को नापने की कोशिश करिएगा कि क्या ये सवाल इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा हिंदुस्तान में किसी ने उठाया। सुनिएगा मेरी नज़्म कि अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को, पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को। साहिब तो मजबूत कर रहे लेकिन अपने बूथ को। अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है, अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है। अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। अब सवाल पूछता हूं मुरादाबाद की तरफ से कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। जरा सा जिंदा होकर सुनिएगा कि हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो, अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया है, एयर लिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया है। हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने, सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने। मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर, आखिर कब जिम्मेदारी आएगी अपनी संसद पर, आखिर कब जिम्मेदारी आएगी अपनी संसद पर।
घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्म बना के बदला लेते हैं साहब, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। उधर 46 जवान शहीद हुए और इधर जिम कार्बेट पार्क में डिस्कवरी के लिए शूटिंग चल रही थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और उधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो। एक नन्हा सा कलमकार जिगर मुरादाबादी के शहर में खड़ा होकर के, एक नन्हा सा कलमकार हुकूमत की आंख से आंख मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी से सवाल करता है कि झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो, झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो। जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। एक के बदले 10 सर लाने की जिम्मेदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है। और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले बर्बाद का गम। यहां से वहां तक एक हाथ उठना चाहिए कि आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले बर्बाद का गम। जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने, मुरादाबाद वालों, लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर। मेरी जिंदगी बड़ी आसान थी, मुशायरे की जिंदगी बड़ी आसान थी। हजारों लाखों की भीड़ सुनने आती है, लोग प्यार देते हैं, मोहब्बतें देते हैं, बड़ा सा स्टारडम है। लेकिन आज अगर गली गली कूचे कूचे घूम रहा हूं तो सिर्फ इसलिए आपसे कहने के लिए घूम रहा हूं कि इस आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचा दीजिए इंशाअल्लाह। लहरों से लड़ा करता हूं दरिया से उतरकर, लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर। साहिल पे खड़े होके मैं साजिश नहीं करता, माथे के पसीने की महक आए ना जिसमें, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। मुरादाबाद वालों, मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इसलिए इस जंग में कूद पड़ा हूं, मैं सिर्फ इसलिए इस लड़ाई में कूद पड़ा हूं। महज 31 साल की उम्र में एक लड़का जब अपनी जिंदगी की ख्वाब संजोने के खूबसूरत ख्वाब देखता है तो मैं गलियों गलियों कूचों कूचों भटक रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है तुम्हारे लहू लुहान चेहरों को देख करके। मुझे नींद नहीं आती है
बच्चा चोरी के नाम पर भीड़ के जरिए पीट कर मार दिए जाने वाले लोगों की लाशों को देख करके मुझे नींद नहीं आती है। शायद मैं इसलिए कूद पड़ा हूं इस लड़ाई में। मुझे एक छोटी सी बात आपसे बतानी है कि एक बार जंगल में आग लगी थी। जंगल धू धू करके जल रहा था, जिस तरह आजकल नफरतों की आग मेरे मुल्क में लगी है। जंगल धू धू करके जल रहा था। एक नन्ही सी गौरैया, जो छोटा सा परिंदा, अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के जंगल के में एक तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी 3 बूंद पानी भर सकती थी, पानी भर कर अजगर ने, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को इमरान प्रतापगढ़ी का जवाब समझना। गौरैया ने कहा कि मुझे ये पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना नुकसान हो, लेकिन मुझे उससे भी बड़ी बात ये पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं इसलिए उतर पड़ा हूं इस जंग में, मैं इसलिए कूद पड़ा हूं इस लड़ाई में। मुरादाबाद वालों, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता कि मेरे इस आवाज को कमजोर मत पड़ने देना। मेरे जैसे लोग बड़ी मुश्किल से जंग में उतरने की हिम्मत जुटाते हैं। अगर ये आवाजें भी कमजोर पड़ गई तो आने वाले दिनों में कोई दूसरा इमरान बनने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा। मैं कूद पड़ा हूं इस लड़ाई में, अपना लहू, अपना पसीना, अपना सब कुछ कुर्बान करते हुए आपके बीच में खड़ा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पार्लियामेंट पहुंचना है। मुझे पार्लियामेंट में जाकर के नजीब के लिए आवाज उठानी है। मुझे पार्लियामेंट में खड़े होकर के रोहित बेमुला पर सवाल करना है। मुझे सवाल करना है गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मारे गए 72 बच्चों के लिए। मुझे सवाल करना है 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना पहलू खान की मां के आंसुओं के लिए। मुझे सवाल करना है, और वो सवाल मैं तभी कर सकता हूं जब आप मुझे अपनी मोहब्बत देंगे, आप मुझे अपना प्यार देंगे, आप मुझे अपनी दुआओं में शामिल करेंगे। मैं आपसे आज यही अपील करने आया था। असलम खुर्शीद साहब ने कहा कि ये सरजमीन वो सरजमीन है जहां आज मैं खड़ा हूं। इस सरजमीन से जिसने शुरुआत कर दी और इस सरजमीन ने जैसे दुआएं दे दी, उसे पूरा मुरादाबाद दुआएं दे देता है। मैंने कहा उस्ताद ले चलिए, चलता हूं, अपना दामन फैलाऊंगा, अपनी बाहें फैलाऊंगा और लोगों से कहूंगा कि मैं नेता नहीं बेटा बन के आया हूं, मुझे कबूल कर लीजिए, मुझे गले से लगा लीजिए। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़ कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और मुरादाबाद वालों, यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। मैं आया तो था 28 तारीख को यहाँ मेहमान बनके, लेकिन यकीन करिए मुझे मेरे खुदा की कसम है, मैं उस रब को अपनी निगाहों में बसा के ये बात कह रहा हूं कि अब इस शहर से जाने का कोई मन नहीं है। इस शहर में रहूंगा, इस शहर का हो के रहूंगा। फैसला जो भी करना हो आप कर दें, आपने जो भी करना हो फैसला कर दें। कश्तियां हमने चला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब यहां से नहीं हम लौट के जाने वाले। अरे भाई बोलिए बोलिए। बहुत सारी नज़्में हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। चौकीदार खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। मेरा
चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है, कि शहरों के बस नाम बदल दो, लंदन पेरिस हो जाएंगे। शहरों के नाम बदलने पे लगे हैं साहब। आपके यहाँ के लिए भी किसी ने अर्जी दी थी कि नाम बदल देंगे। उन्हें बताओ कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। मिटा दो नाम कागज से, दिलों पर फिर भी लिखा है मुरादाबाद बोला है, मुरादाबाद बोलेंगे। बताया जाए उन्हें। इमरान भाई तरन्नुम में नहीं, वक्त आचार संहिता है, वक्त की पाबंदियां हैं। मैं ये वादा कर रहा हूं कि आज की ये जनसभा तो बहुत जल्दी में हुई है, कल शाम में फाइनल हुई है। मैं असलम साहब से गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में एक और बड़ी जनसभा रखी जाए, जिसमें कम से कम 1.5 घंटे सुनाऊं, मैं 1.5 घंटे आपसे रूबरू रहूं। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। 8 से 10 तक इंशाल्लाह ईशा की नमाज से लेकर के और 10 बजने तक मैं सुनाऊंगा। आपसे दामन फैला के फिर से कह रहा हूं कि बस एक बार कबूल कर लीजिए, एक बार अपना बना लीजिए। इंशाल्लाह जो शिकायत आपको पिछले सांसदों से रही है वो इस बेटे से कभी नहीं रहेगी, ये वादा कर रहा हूँ। कभी लौट के नहीं जाऊंगा, इस शहर में रहूंगा। और 23 अप्रैल को वोटिंग होने से पहले मुरादाबाद में मेरा एक छोटा सा घर होगा और फिर वही आखिरी सांस तक का घर होगा। बहुत शुक्रिया।